हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री एनसीईआरटी। क्लास 9th की हिस्ट्री देखेंगे। क्लास 9th की हिस्ट्री में है, पहला खंड में है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति और नस्लवाद और हिटलर का उदय। खंड 2 में देखेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसका चौथा नंबर चैप्टर है वन्य समाज, उपनिवेश, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये क्लास 9th की 3 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ। खंड 1 में 3 चैप्टर और खंड 2 में 2 चैप्टर। यहाँ लगभग थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, खंड 1 में घटना एवं प्रक्रिया है जो खंड 1 में है। इसमें देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नास्तिवाद का उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना इन तीनों घटना के में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नास्तिवाद का उदय है ना, तो आधुनिक विश्व की रचना में ये तीनों इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय 1 में पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 2 में पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आगमन, और अध्याय 3 में पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में कुछ जानेंगे। और इसके बाद ये सब रहा खंड 1 का अध्याय 3। तो आइए खंड 1 का अध्याय फर्स्ट शुरुआत करते हैं। पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते। जब 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने नौसेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए थे और उन्हें एक चंद सेना का गठन करने का निर्णय लिया था। हथियार की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे। अंततः सैकड़ों लोग एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल, जिसको बास्तिल कहते हैं, किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने का संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, जो कैदी की संख्या थी केवल 7 थी। सम्राट के निरंकुश शक्तियाँ का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को भी ढा दिया गया। उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस के बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। मतलब उन लोगों से जो बेच दिए, जो किला में जो पुराना चीज़ था उसको संजो कर रहना चाहता था, उन लोगों से ये सब बेच दिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इससे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत क्रिया के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थे। आइए देखते हैं ऐसा क्यों और कैसे हुआ। जब बास्तिल का एक विध्वंस किला है, चित्रकार ने इस घटना को याद में कई चित्र बनाए हैं। पहला चैप्टर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य क्या था, तो थोड़ा सा यहाँ फिगर से देखते हैं। जो यहाँ दिखा रहा है फर्स्ट एस्टेट, उसमें पादरी रहते थे। सेकेंड एस्टेट में कुलीन वर्ग रहते। तृतीय एस्टेट में, थर्ड एस्टेट में बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। उससे नीचे किसान, कारीगर, उससे नीचे छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर और नौकर रहते थे।
मतलब सेम टू सेम इंडिया की तरह। इंडिया में भी देखते थे सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंडिया में इसी हिसाब से बांटा गया था। यहाँ भी ऐसे ही है, पादरी, कुलीन, बड़े व्यवसाय, किसान, कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर। इसी तरह से यहाँ भी बांटा गया था। यहाँ पर स्टेट बाय स्टेट बांट दिया था। तो इसकी शुरुआत होती है 1774 में बुर्बो राजवंश की लुई 16 राजा, जो लुई 16वां राजा की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोनेट से हुआ था। राज्यरोहण के समय उन्हें राजकोष खाली करना पड़ा। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से उसे उठाना पड़ता था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस की 10 अरब लिब्रो से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस सब पर पहले से ही 2 अरब लिब्रो का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपनी नियमित खर्चों जैसे सेना को रखरखाव, राजदरबार के सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों के चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए थे। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेटों में बंट गया था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जो जनसाधारण थे, तीसरे स्टेट के लोग कौन हुए? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, यही तीसरे स्टेट के लोग ने कर देते थे। उस समय जो 3 वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। इस चित्र 2 में देखेंगे फ्रांसीसी साम्राज्य वर्गों व्यवस्था को दर्शाता था और पूरी आबादी में केवल 90% किसान थे। जो किसान थे 90% से 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की बहुत संख्या कम थी। जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेषाधिकार जन्मान प्राप्त था। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य के दिए जाने वाले करों में से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य संपत्ति विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों के संपत्ति कर सामंती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घर खेतों में काम करना, अन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था। इसमें टाइद जो धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट की तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और उनके अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे अप्रत्यक्ष कर हुआ नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता से वहन करती थी। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर लिब्रो फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट पूर्वी
क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज के सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी है। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को समूह है। टाइथ चर्चों द्वारा वसूला किया जाने वाला कर है। यह कृषि उपज के 10वें हिस्सों के बराबर होता था। टाइल सीधे राज को अदा किए जाने वाले कर है उस समय का। यहाँ देख सकते हैं एक चित्र है मकरा और मक्खी का, जिसमें जिसमें गरीबों से टैक्स लिया करता था। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ लिखा है कि कुलीन व्यक्ति मकरा है और किसान मक्खी है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। जीने की संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2 करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। परिणामतः अनाज के उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज से बढ़ी और अधिकांश लोग के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी केवल मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूर महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर होती जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाते थे। ऐसे आजीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस के काफ़ी आम थे। ये जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ? खराब फसल के कारण गरीब और गुरबा के पाव रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। इसे महामारी के कारण ये सब नहीं कर पा रहे थे। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकार के अंत की कल्पना कैसे की है? उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना, इसके बारे में देखते हैं। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी बदलाव लाने के लिए समाधान, साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई थी जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरी स्टेट ने इन सौदागर और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जनमाना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई सामाजिक हैसियत का आधार पर किसी योग्यता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यों जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। उसमें 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहीं इस मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान
और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी का प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत था। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोग के बीच जोर से पढ़ा जा ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। उस समय लुई 16 द्वारा राज्यों में खर्चों पर पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा था। पहला भाग में देख चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति। दूसरा भाग में देख क्रांति की शुरुआत कैसे हुआ था। पिछला भाग में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। उसमें आप सोच सकते थे कि उसने क्यों किया था। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। उसके लिए स्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों की अपने प्रस्तावों को पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इन संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1664 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 15 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया और पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 से 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध शिक्षक वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतें और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई थी, जिसमें प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार हुई लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसमें मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को प्रतिनिधि वारसाई की इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने के लिए वाला संविधान तैयार नहीं किया जाए तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व मिराबायो और आबेसिए किया था। मिराबायो का जन्म कोलिन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आवेसी मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट का शीर्षक के एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक लिखी। देखते थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 ईस्वी में लुई 16 फ्रांस की राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था। प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था।
1789 में स्टेट जनरल का आह्वान था। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला और देहात के किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य के मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1793 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस का एक डायरेक्टरी का शासन होता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप में विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1805 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होता है। ये देख सकते हैं टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हुए जो विशाल पेंटिंग बनाया गया है इसमें। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकान पर घंटों तक इंतजार के बाद गुस्साई औरत की भीड़ दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट की सेना ने पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिक ने भारे पर लुटेरों गिरोहों को बुलाए हैं जो काफ़ी फसलों की तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदाल और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 की अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधन वाली सामंत व्यवस्था के उन्मूलन के आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीबरों की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। यहाँ देख सकते हैं भय की लहर का प्रसार जो ग्रीन कलर में किस तरह भय प्रभावित किया था। जिस इलाका में प्रभावित किया था, रोम में, पेरिस में किया था, प्रेस यहाँ किया था, सारे जगह जहाँ भय प्रभावित किया था यूरोप में। फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बन गया कब? नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। इसका उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की वजह से अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्था और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और जो चित्र संख्या 7 में दिखाया गया। चित्र संख्या 7 में देख सकते हैं 1791 में संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या हुआ था। यहाँ पर न्यायपालिका देख सकते हैं जो न्यायाधीश है। कार्यपालिका देखिए जो सम्राट है, सम्राट नेशनल असेंबली पर और इसका नियंत्रण, नेशनल असेंबली का नियंत्रण सम्राट पर। मंत्री नियंत्रण नेशनल असेंबली किस पर? सम्राट पर, मंत्री पर। निर्वाचक जो वोट देता है किसको? नेशनल असेंबली को। और वोट है सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त है जिसे 2.8 करोड़ की जनसंख्या लगभग 40 लाख होंगे। निष्क्रिय मताधिकार
प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सन 1791 संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिला का निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यहाँ देख सकते चित्र संख्या 8 में पुरुष व नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र जो 1790 में ले बारहवीं द्वारा बनाया गया चित्र है। संविधान पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून के बराबरी का अधिकार नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजान प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक की नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करे। यहाँ देख सकते हैं पुरुष व नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र में क्या था। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। 1 नंबर में था। 2 नंबर में था हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों का संरक्षित करना है। यह अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित और कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है और औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। 6ठा नंबर है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति सभी नागरिकों की व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार कानून के नज़र में सभी नागरिक समान है। कानून समस्त प्रक्रिया के बाहर में किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता। 11वां नंबर में था प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेवारी भी उसी को होगा। 12 नंबर में था सार्वजनिक सेना तथा फ्रांस के खर्चों के चलाने के लिए एक सामान्य कर लगान अपरिहार्य और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए था। 17 नंबर में था चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी व्यक्ति को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। अब तक की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूरी दिया जा सकता। ये था दोस्तों पुरुष एवं नागरिकों अधिकार घोषणा पत्र उस समय मिला था। एक स्रोत है क्रांतिकारी पत्रकार जॉ पॉल मारा। अपने अखबार द लामी द पॉल जनता का मित्र के नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। गरीब और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से भी कभी नहीं सुधर सकती है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनगढ़ वर्ग कानून को वैसे प्रभावित करता है कि फिर यह कानून
तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह से उन्हें कुलीन द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंके, एक दिन वही हश्र अमीरों को करेंगे। ये जॉब बाल्दो के द्वारा समाचार पत्र में छपा हुआ एक ये है। बॉक्स में देखते राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या होता है। टूटी हुई जंजीर मतलब दासों के बंधन के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी इनकी आज़ादी का प्रतीक है। छेरों और बरसीदार गट्ठर, अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता का ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें ज्ञानी रूप में अंधेरों को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्रेंचाइजी टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी था। नीली सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग था। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप था। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है, ये विधिपट था। यहाँ कुछ देख सकते हैं। अब खंड तीसरा आ गया, भाग तीसरा आ गया। भाग एक भाग दो देख लिए थे। फ्रांस की राजतंत्र के उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में है भाग 3 में। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 में गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाएं को नियंत्रित करने के लिए उन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे थे। इन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर दी लाइल द्वारा रचित मार्शल भी थे। यह गीत पहली बार मार्शलेस और स्वयंसेवी ने पेरिस की ओर से कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शल हो गया था, जो फ्रांस की राष्ट्रीय गान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता की भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। पुरुषों ने मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी थी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में संविधान के सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था।
इस पूरी अवधि में महिलाओं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी सबसे अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में हम जब पढ़ेंगे गतिविधियों के बारे में तब देखें। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। उनमें से छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज छपाई करने वाला, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मार्क्स लेनिन रेवोसियर थे। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धड़ीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था। ऐसे उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग और ख़ास तौर पर घुटने तक पहनने वाले ब्रीसेज पहनने वाले कोलिनों की खुद को अलग करने के लिए किया था। या ब्रीसेज पहनने वाले कोलिनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अब देखते हैं नया शब्द कॉन्वेंट। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह का इमारत होता है कॉन्वेंट। ये शौकुलत बिना ब्रीसेज वाले दंपति। यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में नानिना लॉबे जिलवाटी स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया है कि स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। हर 2 साल में लगने वाली सैलान नामक नुमाइश ने अपने चित्रों की प्रदर्शित कर सके और यह तस्वीर स्वतंत्रता की नारी रूपक अर्थात नारी आकृत स्वतंत्रता के प्रतीक है। यहाँ देख सकते थे कि ऐलान का उस तरीका था, इसलिए जैकोबिन को शौकुलात के नाम से भी जाना गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना घुटने वाले। शौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित हुआ। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान का अधिकार दिया गया। नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को उन्होंने राजतंत्र का अंत कर दिया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार वह रूप से जहाँ सरकार एवं प्रमुख अपने चुनाव जनता करती है। सरकार एवं प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत या राजशाही नहीं होता है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी। 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जल्द ही रानी एंतोनाएट का भी यही हश्र हुआ था। उसके बाद यहाँ देखते हैं आतंक राज। 1793 से 1794 तक काल के आतंक का युग कहा गया था। रोबेस्पियर के नियंत्रण पर एक दंड की सख्त नीति अपनाए गए थे। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली की असमहित करने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन 2 खंभों के बीच
लटकते आरे वाली मशीन है जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतमता सीमा तय कर दी थी। गोश्त पावरोटी की रशनिंग कर दी। किसानों की अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी और प्रतीक की मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। बोलचाल और संबोधित में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई थी। परंपरागत मॉन्सियोर एवं मदाम जो महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं के सितोयेन नागरिक और सितोयीन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा था। चर्चों को बंद कर दिया गया। उनमें उनके भवनों पर बैरक या दफ्तर बना दिया गया था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों की इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे थे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। कार्यलिपि ये है, इसको आगे देखिए। क्रांतिकारी सरकार चित्र 11 में क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार की जनता की वफादारी हासिल करनी चाहती थी। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था जो गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता के प्रतीक इस्तेमाल किया गया। मंचों के बीचों बीच बनाए गए पायों पर टिका हुआ क्लासिक मापदंड अस्थायी सामग्री पर बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता क्या है, दो परस्पर विरोधी का विचार देखते हैं इसके बारे में। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स सन 1793 में यह लिखा कि कुछ ही दिनों के बाद आतंकराज का दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने के अनुशासन की अव्यवस्था से गुजरना आवश्यक होता है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति विवेक समानता एवं न्याय और उसके यह अधिकारों की घोषणा है कि आप शायद अपने भी सभी दुश्मनों के सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या इसकी एक व्यक्ति को उसके दासियों के सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मॉनिटेर यूनिवर्सल लेस अखबार छपा था। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान समस्त शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचार निरंकुश के विरुद्ध स्वतंत्र की लड़ाई की अंतिम परिणाम तक पहुंचना होगा और स्वतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनी की विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। सरकार क्रांतिकारी के दौरान लोकतांत्रिक सरकार आतंक का गहरा सहारा ले सकती थी। आतंक बस कठोर तुरंतता अनमन्य न्याय और जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मन को अंकुश लगाना स्वतंत्रता के संस्थापक का अधिकार है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। जैकोबिन सरकार के पतन
के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबकों के मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। इन संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासन काली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता है और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता में सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्गदर्शन प्रशस्त कर दिया था। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरित आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया था। अब खंड पाठ 4 में देखते क्या महिला के लिए भी क्रांति हुई। तो क्या महिला के लिए भी क्रांति हुई, इस पाठ में देखेंगे। वर्साई की ओर कूच करती हुई पेरिस की औरतें, देख सकते हैं 5 अक्टूबर 1789 घटना में चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाओं ने पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी। भाग 4 में देखते क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो इसमें देखेंगे कि महिला शुरू से फ्रांसीसी साम्राज्य में इतने अहम परिवर्तन वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उनमें से उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिला जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़े की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों के घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिला वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट की धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगकर पावरोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबारें निकले। फ्रांस की विभिन्न नगरों में महिलाओं के लिए लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब थे। कौन? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब मशहूर क्लब थे। उनकी प्रमुख मांग यह थी महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों की प्रतिनिधित्व हो पाएगी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कानून लागू किए। सरकार विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा का अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी के स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिकों के कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही काफ़ी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाओं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और मोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं के संघर्ष जारी रहा था। आतंक राज के दौरान
सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार का और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सरगर्मियों का प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया। ये देख सकते क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748-1793 का जीवन देखते। ओलंप द गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान सभा और पुरुष नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं का मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्हें 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें महारानी और नेशनल असेंबली सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप दे गूज महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और तुरंत बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूज की घोषणा पत्र का उल्लेखित मूलभूत अधिकार है। पहला नंबर में है औरत जन्मनान स्वतंत्र है, अधिकारों में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष महिलाओं के न्यायिक अधिकारों के संरक्षित करना है। यह अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण का प्रतिरोध अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र के निहित है, जो पुरुष व महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। चौथा नंबर में कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिलाओं पुरुष के नागरिकों का तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए कि सभी महिला पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान और सार्वजनिक पद पर हकदार हो। पाँचवा नंबर था कोई भी महिला अपराध नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराया जा सकती है। गिरफ्तारी नज़रबंदी की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाओं भी इस कठोर कानून का पालन करें। अगला स्रोत देखते 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय उचित ठहराया। क्या आधार था कि क्या प्रकृति घरेलू कार्य पुरुष को सौंपा जा सकता है? क्या प्रकृति में बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए? नहीं ना। तो प्रकृति ने पुरुष से कहा कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य और यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा कि स्त्री बनो, गृहस्थी का काम करो, मातृत्व, सुखद दायित्व और यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा करने वाली महिला निर्जल है और क्या जिम्मेदारी उचित बंटवारा हो नहीं जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं चुका है। ये था बेकरी की दुकान पर कतार में लगी। पांचवा भाग है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेश के दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अब परिचित एवं दूर देशों जाने के और काम करने के प्रति यूरोपीय का अनिच्छा का मतलब बागानों में श्रम की कमी,
इस कमी को यूरोपीय, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार के रूप द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बर्दो या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों के दाग कर हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह के लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करने का संभव हुआ था। बोर्दो और नान्तो जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और कि व्यक्तिक मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी राजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया था, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीका निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया था। छठा पाठ है क्रांति और रोजाना जिंदगी। इस पाठ में देखेंगे क्या राजनीतिक लोग का पहनावा, उसकी बोलचाल अथवा उनसे द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बदल सकते। 1789 में के बाद वर्षों में फ्रांसीसी और पुरुष महिलाओं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए थे। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्र, समानता और आदर्शों का रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह सेंसरशिप की समाप्ति था। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, किताब, अखबार, नाटक जो राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था, परंतु अब अधिकारों की घोषणा पत्र में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीर की बाढ़ आ गई, जहां वे तेजी से गांव देहात तक पहुंचे। उनमें फ्रांस की घट रही घटनाओं एवं परिवर्तन का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार की व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम से उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों की असंख्य लोगों जाने लगे। स्वतंत्र और न्याय के बारे में राजनीतिकों व दार्शनिकों के पंडिताईपूर्ण लेख को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताब को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित के लोगों के लिए ही संभव था। यहाँ पर देशभक्ति कसरती ताप मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापे घटाने के लिए किया जा सकता था। एक सारांश है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस की सम्राट घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय की यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उन्हें नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोग ने नेपोलियन को मुक्तिदाता लगता था।
और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू ने उनकी हार हुई थी। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उनके क्रांतिकारी उपायों का अक्सर उसकी मृत्यु का काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांस की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी के फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। उनके कारण यहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता को मुक्त के विचार के नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजी विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 1 NCERT क्लास 9 की। आप लोग चैनल के साथ बने रहें।